क्यों चुनी? मैं हरियाणा से आती हूँ, लेकिन मेरे को 13-14 साल हो गए। जब मैं 2012 में यहाँ तैयारी करने आई, तब से मैं यहीं पर रह रही हूँ। तो और आपको पता है, जो सिविल सर्विस की तैयारी करने जो बच्चे आते हैं, वो यहीं के होके रह जाते हैं, क्योंकि एक पहचान बनाने के लिए वो आते हैं, और वो पहचान जब नहीं बनती तो वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरा तो फाइनल स्टार्टिंग में यही था कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करके 1-2 साल मैं जॉब करूंगी, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी। लेकिन वो कोविड एक जो त्रासदी के रूप में इस देश में आया, उससे हम आंदोलन में आ गए। वेलकम टू नया अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त मैं मुखर्जी नगर में हूँ और अभी हमारे साथ बबीता यादव जी है। आप सब लोगों को पता है कि ये समय समय पे यहाँ पे छात्रों को मुद्दे उठाती रही है। पहले यूपीएससी तैयारी करती थी, आज ये मतलब लोकसभा चुनाव लड़ रही है, उनको टिकट भी मिल चुका है। सब कुछ इनसे ही जानने वाले हैं, तो आप सब लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। वैसे तो मैं पॉलिटिकल इंटरव्यू करता नहीं हूँ, लेकिन ये मुखर्जी नगर से जुड़ी हुई है, शुरुआत से यहाँ से तैयारी की है यूपीएससी के, और आज ये चुनाव लड़ रही है। इनसे ही हम पूछने वाले हैं। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। आपको टिकट मिल गई, किस पार्टी से मिली? मेरे को टिकट आज़ाद समाज पार्टी से मिली है, भीम आर्मी जिसका संगठन है। क्या लग रहा है यहाँ पे, कितनी उम्मीद लग रही है आपको? काफ़ी उम्मीद है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन का डेमोग्राफी भी अगर देखो, तो जो SC ST OBC और माइनॉरिटी है, वो यहाँ पर बहुमत में है। लगभग 85+ के आसपास वो कम्युनिटी यहाँ पर है, सारी माइनॉरिटी, SC और OBC। तो दूसरा, हम एक यूथ से आते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं। मैंने भी यहाँ पर UPSC सिविल सर्विस की यहाँ पर तैयारी करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं लॉ पास आउट हूँ। तो फिर जो जिन आंदोलनों में एक्टिव रही, या मुखर्जी नगर में हमारा UPSC का आंदोलन चला, अग्निपथ का आंदोलन चला, तो उससे एक जो यूथ है वो हमारे साथ में है, और जो नेक्स्ट जो भविष्य है इस देश में वो यूथ का ही है। और मेरा कहना ये है कि यूथ को जो है पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे आंदोलन स्टार्ट हुए तब हमने देखा कि जैसे पेपर आउट के इशू थे, कोविड कंपनसेशन का इशू था, या UPSC में ट्रांसपेरेंसी की बात थी, या CSET के बाद कितने जो स्टूडेंट है वो प्रभावित हुए, ये बात थी, या फिर SSC के एज रिकॉग्निशन की इशू था, अग्निपथ वाला इशू था। तो इन चीज़ों पे जब हम MPs के पास गए, तो वो इन सब इश्यूज को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव ही नहीं थे। मतलब बात यह है कि पॉलिटिक्स जो है एक पॉलिटिकल बिजनेस बन गया है। उनको जनता के जो मुद्दे हैं, जो गुड गवर्नेंस के मुद्दे हैं, जो नौकरियों के मुद्दे हैं, पेपर आउट के जो मुद्दे हैं, वो उनके जो क्राइटेरिया है कि उनको क्या इश्यूज उठाने, उसमें है ही नहीं। तो बात यह है कि अब देश के यूथ को समझना होगा, और इस पॉलिटिकल बिजनेस को ख़त्म करके इसको रियल में लोकतंत्र अगर बनाना है, तो हर घर से अब नेता पैदा होना चाहिए। जो भी बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, सिविल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं, उधर अगर नहीं होता है तो उनके अंदर एक अच्छी नॉलेज है, वो देश चला सकते हैं। अगर वो डिस्ट्रिक्ट चला सकते हैं तो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चला सकते हैं, देश भी चला सकते हैं। आपने मुखर्जी नगर ही क्यों चुना? आप जैसे कि हरियाणा से आती हो, फिर आप मुखर्जी नगर क्यों चुनी? मैं हरियाणा से आती हूँ, लेकिन मेरे को 13-14 साल हो गए। जब मैं 2012 में यहाँ तैयारी करने आई, तब से मैं यहीं पर रह रही हूँ। तो और आपको पता है, जो सिविल सर्विस की तैयारी करने जो बच्चे आते हैं, वो यहीं के होके रह जाते हैं, क्योंकि एक पहचान बनाने के लिए वो आते हैं, और वो पहचान जब नहीं बनती तो वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरा तो फाइनल स्टार्टिंग में यही था कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करके 1-2 साल मैं जॉब करूंगी, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आऊँगी। लेकिन वो कोविड एक जो त्रासदी के रूप में इस देश में आया, उससे हम आंदोलन में आ गए, और आंदोलन में आने की वजह से जो सिलेक्शन के बाद जो आना था मेरे को, वो रास्ता जो है वो पहले बन गया। इसलिए इस क्षेत्र से जो है मेरे इमोशंस जुड़े हैं, और मेरे को लगता है कि जो मेरे मुद्दे हैं कि मैं क्या ठीक करवाना चाहती हूँ, क्या देश में होना चाहिए, वो इसी यूथ से संबंधित है। तो इसी यूथ के जो भविष्य के लिए मैं लड़ूंगी संसद में, कि गुड गवर्नेंस होना चाहिए, नौकरियों में जैसे पेपर आउट इश्यूज को नहीं होने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए उसकी सुनवाई के लिए, सैलरी जो है वो ज्वाइनिंग के बाद का, अगर हाई कोर्ट में केस चला जाता है तो ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद सैलरी नहीं मिलती। इन सब इश्यूज को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एग्जाम्स में, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाओगे ना, तब तक इस सिस्टम में गलत लोग बैठ जाएंगे। पेपर आउट करवा के जो एक तरीके से जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, और जब वो पैसे दे के सिस्टम के अंदर जाते हैं तो वो जनता के हितों के लिए संवेदनशील नहीं होते हैं। और एक तरह से जब हम एक अच्छी पुलिसिंग की बात करते हैं, अच्छे डॉक्टर की बात करते हैं, या अच्छे किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट बात करते हैं, तो फिर वो अच्छा स्टाफ जो है वो नहीं मिल पाता है। और ये एक तरह से इस तरह से जैसे देश में एक अंदर एक दिमक लग जाती है, और वो सिस्टम जो कभी ना कभी ध्वस्त हो जाएगा। ऐसे 50% जो पद नौकरियों में खाली पड़े हैं, देश आज़ाद हुआ उस टाइम भी 2.4% पद थे, आज भी 2.4% सरकारी नौकरियां हैं। तो समय के साथ जो है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है कि समय के साथ 12 से 13% सरकारी रोजगार होना चाहिए, ताकि आप गुड गवर्नेंस देख सको। आप कोविड में देख लो कितना प्राइवेटाइजेशन हुआ, क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति ने कोई कोविड के दौरान क्या कोई हेल्प करी हो?
जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थी उनका जो रेट है वो इतने हायर हो चुके थे कि सामान्य आदमी इलाज भी नहीं करवा सकता था। इसलिए आप गवर्नमेंट सेक्टर को जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो रोजगार है, रोजगार जो है ट्रांसपेरेंट कैसे हो। जैसे कि बच्चे जो है, जब अभी क्या हुआ था कि जो इकोनॉमिक एडवाइजर है प्रधानमंत्री के, उन्होंने एक बयान दिया कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्जाम है उसके लिए सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए, और जो यूथ की जो एनर्जी है जो 8-10 साल जो इस एग्जाम में लगा देते हैं उसको कहीं और हमें यूज करना चाहिए। इसमें सिर्फ एग्जाम का एक ही मौका मिलना चाहिए। तो ये इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा घातक कदम है। जब से ये गवर्नमेंट आई, इसने अग्निपथ योजना लागू करी, इसने लेटरल एंट्री लागू करी। क्या लग रहा है आपको मैम, कितनी उम्मीद है यहाँ से, यहाँ की जनता से आपको? यहाँ की जनता से 100% उम्मीद है, क्योंकि 2 विधानसभाएं स्टूडेंट से भरी हुई है। यहाँ का हर एक जो इकोनॉमी चल रही है वो स्टूडेंट से ही चल रही है। चाहे आप यहाँ पर किसी भी मोमोज की शॉप है इसको देख सकते हो, चाहे आगे रेहड़ी पट्टी ठल्ली वाले उसको देख सकते हो, ये जितनी भी बुक्स हैं उसको देख सकते हो। तो ये हब भी जो है एक तरह से एसिलिंग का प्रोसेस चल रहा है, इसको भी डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग चल रही है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो ये कितने लाख लोग हैं जो बेरोजगार हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा ये है कि ये इलेक्शन जो यहाँ के लोगों के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए आने के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जो पॉलिटिकल बिजनेस है ये मुखर्जी नगर को भी ध्वस्त कर देंगे। चुनाव लड़ने के लिए मैम आप पैसे कहाँ से लोगे? आप तो जैसे कि स्टूडेंट थी पहले। चुनाव लड़ने के लिए देखो, मेरा पहले ही कहना ये है कि ये जो पॉलिटिकल बिजनेस बन गया है, लोग आते हैं 100 करोड़ खर्च करते हैं और एक महीना का जो ताम झाम दिखा के राजा महाराजा की तरह वो चले जाते हैं। तो आपके इशूज के लिए वो है वो सेंसिटिव नहीं होते। अगर रियल में लोकतंत्र को धरातल पे लागू करना है तो सामान्य वर्ग से जो बच्चे लीडरशिप जिनकी क्वालिटी है उनको लड़ना चाहिए, और जनता की जो क्राउड फंडिंग है उससे वो इलेक्शन लड़े और जनता को उसमें हेल्प करनी चाहिए। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी जो बड़े भाई साहब हैं वो भी इसी तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी सामान्य परिवार से हैं। और ऐसे बहुत सारे नेताओं ने क्राउड फंडिंग करी है, चाहे आप हिस्ट्री में देख सकते हो, और वो अच्छे लीडर भी बने हैं जिनको जनता ने क्राउड फंडिंग करी है। तो हम भी क्राउड फंडिंग इस इलेक्शन को लड़ेंगे। ओके मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। वेलकम।